Hello friends, in this video we are going to talk about the first prose of our book Flamingo जिसका नाम है The Last Lesson और जिसे लिखा है अल्फोंसे डॉडेई ने। Before we begin, I would like to tell you that you can join our Telegram group for free जिसमें you will get chapter wise notes and regular doubt clearing sessions। उसका लिंक मैंने यहाँ पे शेयर करा हुआ है और वही सेम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। And also I have shared a few questions on this poem. The questions are in the description box of this video. Please do not forget to attempt them. Share your answers and doubts in the comments section. So before beginning, let's see कि हम इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ेंगे। We will look at the theme of the story, थोड़ी बहुत information author के बारे में। मैं आपको समरी बताऊंगी स्टोरी की, बट मैं आपको ये भी कहूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले इट विल बी बेटर अगर आप एक बार खुद से चैप्टर रीड कर लें ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। I will be sharing the summary, but it is always better to read the chapter once before starting. And उसके अलावा हम कुछ important lines की explanation देखेंगे जो आपके एग्जाम में as a question put हो सकती हैं। So, let's begin with our educational journey. So, as I've told you earlier, this story is written by Alphonse Daudet. He is a French novelist. ये एक फ्रांस के नॉवलिस्ट हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं और he was born in the year 1840. लास्ट लेसन जो है वो एक इनकी बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है क्योंकि ये उस टाइम की है जब फ्रांस को प्रूशिया ने एक वॉर में हरा दिया था और ये बस उसी के आसपास रिवॉल्व कर रही है कहानी जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों पे वॉर का इम्पैक्ट पड़ा है, कैसे बच्चों पे, कैसे एक स्कूल के लोगों पे, कैसे एक सोसाइटी पे इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ा। नाउ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। सेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो कहानी है वो कौन सी जगह पे हो रही है, कहानी किस जगह पे चल रही है। जैसे अगर मैं अभी कहीं बैठ के कहानी लिख रही हूँ तो मेरी कहानी कहीं ना कहीं इंडिया में चल रही होगी, वैसे ही ये जो कहानी है वो फ्रांस की कुछ डिस्ट्रिक्ट में चल रही है जिसका नाम है एल्सेस एंड लॉरेन। ये इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये पूरी कहानी हमारे को चलती हुई नजर आएगी। Now friends, it is very important for us to know the theme of the story. क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि स्टोरी किस लिए लिखी जा रही है या स्टोरी हमसे क्या कहना चाह रही है या फिर जिसने ये कहानी लिखी है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो उस कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस स्टोरी की जो थीम है वो दो चीजें हैं। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म और दूसरा है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। अब मुझे पता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म पढ़ के एक बहुत बड़ा सा शब्द लग रहा होगा, मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब होता है कि जब हम अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। जैसे अगर मेरी भाषा हिंदी है तो आई विल फील प्राउड ऑफ इट। इफ़ आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है वो मेरी भाषा से है, तो हम उस चीज़ को, उस फीलिंग को लिंग्विस्टिक शोविनिज्म कहते हैं। इस कहानी में उसी तरह जो इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं उनकी जो लैंग्वेज है इट इज़ फ्रेंच, वो लोग फ्रेंच बोलते हैं, पर बिकॉज उन्हें प्रूशिया ने हरा दिया है एक वॉर में और प्रूशियन लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं, सो द प्रूशियंस have forced the French people to speak their language which is German. अब यहाँ पे लोगों को दुख हो रहा है कि उनसे उनकी आइडेंटिटी छीनी जा रही है, उनसे जबरदस्ती जर्मन बुलवाई जा रही है, जबकि उनकी अपनी भाषा जो है, उनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। सो देयर इज a linguistic chauvinism in this story because the French becomes victims
when they have to say goodbye to their own mother tongue and are forced to learn German. At the same time, जो दूसरी थीम है इस स्टोरी की वो है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. फ्यूटिलिटी मतलब ऐसी कोई चीज जो अनप्रोडक्टिव हो, जिसका जिसका कोई यूज ना हो, जो किसी काम की ना हो. सो ये जो कहानी है ये हाईलाइट करती है इस फैक्ट को कि जो वॉर्स हैं, जो लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है. दे आर ऑफ नो यूज एंड दे ब्रिंग अस नो गुड. दे आर completely useless. Now let's look at the summary of this chapter, the last lesson. The chapter begins with a boy getting late for his school and he's worried कि अगर मैं late पहुंचूंगा तो my teacher will scold me. So इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस. और ये जो है when the story begins he's getting late for school and he's very afraid कि जो इनके टीचर हैं he will scold him. टीचर का नाम है मिस्टर एम हैमिल. नाउ जैसे वो स्कूल की तरफ जाता है, रास्ते में ही वो देखता है कि देयर इज अ बुलेटिन बोर्ड और उस बुलेटिन बोर्ड पे कोई न्यूज़ लगी हुई है और बहुत से लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर वो न्यूज़ देख रहे हैं. एट द सेम टाइम ही लुक्स एट एन आर्मी जो वहाँ पे मार्चिंग कर रही है. ये सब देखते हुए वो अपने स्कूल की तरफ भागता है. रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बोलते हैं स्लो डाउन, इट्स नॉट you're not getting late, it's okay, you will reach on time. But he is afraid because स्कूल में जो एक यूजुअल सिनेरियो होता है उसमें जो उसके टीचर होते हैं, he is a very strict teacher and he gets angry if someone gets late to the class. So आज इस स्टोरी में at the present day when Franz reaches the school वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत unusual scene है. यूजुअली जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं एंड लोग बच्चे जो होते हैं वो अपने लेसन्स लाउडली बोल रहे होते हैं. जो टीचर है उसके स्केल की आवाज़ें आ रही होती हैं. बट आज जब वो घुसता है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, वो देखता है एक बहुत ही अनयूजुअल सा सिनेरियो है. सब कुछ बहुत शांत है, ना कोई शोर ना कोई आवाज़. everything is so quiet, everyone is so quiet. पर जब वो क्लास के अंदर घुसता है वो बहुत डरते हुए घुसता है, बट जैसे ही वो घुसता है वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो उसके टीचर हैं जिससे वो डर रहा था, उसे लग रहा था कि उसे डांटेंगे, वो बहुत ही प्यार से उसे बोलते हैं कि कम फ्रांस सिट डाउन, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे. एंड The little boy is taken back by surprise. उसे लगता है ऐसे कैसे हो गया. टीचर जिसको मुझे डांटना चाहिए था वो इतने प्यार से मुझे कह रहा है कम सिट डाउन, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे. एंड वो क्लास में एक अजीब सी चीज़ देखता है. पीछे की बेंचेस जो यूजुअली खाली हुआ करती थी, आज वहाँ पे बहुत से विलेजर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं. जो पुराने मेयर थे सिटी के वो भी आ रखे हैं, सबके सब वहाँ पे बैठे हुए हैं. ऑलमोस्ट पूरा विलेज है उस क्लास में. और जो उनके टीचर हैं मिस्टर एम हैमिल, वो भी इतने अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं. उन्होंने अपना एक ग्रीन कोट पहन रखा है, फर वाली शर्ट पहन रखी है जो यूजुअली वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ऐसा कुछ होता है वो तभी पहनते हैं. सो वो जो क्लास में घुसता है वो एक अजीब ही अलग ही सिनेरियो देखता है. Now as we move ahead in the story we'll see that जो फ्रांस जो है वो क्लास में सेटल हो जाता है. तो मिस्टर हैमिल अनाउंस करते हैं कि ये जो है उनका लास्ट लेसन है इन फ्रेंच लैंग्वेज, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट डे दे विल बी लर्निंग जर्मन लैंग्वेज. क्योंकि प्रूशिया जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, तो उन्होंने फोर्स किया था सारे ही लोगों को जर्मन लैंग्वेज सीखने में एंड फ्रेंच वाज प्रोहिबिटेड. सो एम हैमिल जो है वो अपनी लास्ट लेसन में जो सबसे पहली बुक होती है जिससे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो बिगिनर्स बुक होती है, वो निकालते हैं और उसमें से लेसन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. इन द स्टोरी वी सी कि कैसे सब अपना गिल्ट
शो करते हैं, रिग्रेट शो करते हैं। फ्रांस जो है वो रिग्रेट करता है कि उसने कभी पहले ध्यान से पढ़ा नहीं, उसने हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा, वो हमेशा सोचता रहा मैं कल करूँगा ये लेसन, मैं कल करूँगा ये लेसन। एंड नाउ जब जब अब वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ ही नहीं सकते हैं, नाउ ही रियलाइजेस कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे टाइम से अपनी सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए थी, बिकॉज ही डज नॉट एक्सेल इन द फ्रेंच लैंग्वेज। एंड जो टीचर है एम हैमिल, वो भी सोच रहा है कि कैसे उसने अपनी वेकेशन के लिए कभी कभी क्लासेस नहीं ली थी या फिर उसने कभी कभी छुट्टी ले ली थी। Everyone is regretting the fact that they did not respect their own language. Further in the story we see जब एम हैमिल पढ़ा रहे होते हैं अपना लास्ट लेसन, तब वो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड मिस्टर एम हैमिल इज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस. He's feeling very emotional, he's very sad that he has to give up teaching, he has to give up his career, he has to give up his own language. एंड स्टोरी की एंड में वो अपने ब्लैक बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. सो इस सेंटेंस के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और इसी सेंटेंस के साथ एम हैमिल अपना लास्ट लेसन खत्म करते हैं. Now let's look at the explanation of some important lines. सो द फर्स्ट लाइन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पेज नंबर 2 पे, एंड द लाइन इज आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. इस लाइन में आई जो है दैट स्टैंड्स फॉर द नरेटर. इस कहानी का जो नरेटर है वो एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस, एंड ही रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स ऑफ द 19th century. 19th century में किस तरीके के स्टूडेंट्स होते थे, ये फ्रांस जो है ये उन्हें रिप्रेजेंट करता है. और सिंस ये जो स्टोरी है ये एक बच्चे ने नरेट करी है, सो दिस गिव्स एन इनोसेंट आउटलुक टू द चैप्टर एंड देयर इज एन इमोशनल अपील. सो दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इमोशनल एंड इनोसेंट बिकॉज जो नरेटर है वो एक बच्चा है. जब भी कहानी का नरेटर एक बच्चा होता है तो यूजुअली हमारी कहानी जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है और उसका जो आउटलुक होता है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है. So in the very first page of this chapter we see that Mr. M. Hamill is mentioned. अब who is Mr. M. Hamill? एम हैमिल जो है वो फ्रांस के टीचर हैं जो उन्हें फ्रेंच पढ़ाते हैं. सो मिस्टर एम हैमिल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 19th century के टीचर्स. वो किस टाइप के हुआ करते थे, उनकी जो इमेज फॉर्म कर रखी है इस चैप्टर में इट इज़ ऑफ दैट काइंड कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं एंड उन्हें बहुत गुस्सा आता है एंड ही लाइक्स डिसिप्लिन. सो मिस्टर एम हैमिल इज द टीचर ऑफ 19th century. Now in page 2 we see there is a line in which there is written Prussian soldiers were drilling. ये जो लाइन है ये एक रेफरेंस है टू शो दैट फ्रांस हैड बीन डिफीटेड बाय प्रूशिया, क्योंकि प्रूशियन सोल्जर्स जो है वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, वहाँ पे मार्चिंग कर रहे हैं. उससे हमें पता चल रहा है कि फ्रांस को जो है वो प्रूशिया ने डिफीट कर दिया है और अब वो लोग वहाँ पे आ गए हैं. On the same page there is a line, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जो ये बुलेटिन बोर्ड है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है, क्योंकि ये जो बुलेटिन बोर्ड है ये एक तरीके का सिंबल है फॉर बैड न्यूज़. जितनी भी बुरी खबरें हैं, जितनी भी न्यूज़ आती थी वो सब इस बुलेटिन बोर्ड पे लगा दी जाती थी. जैसे कि किसका कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, कौन अब कमांडिंग ऑर्डर ऑफिसर बन गया है, कौन सी बैटल्स हमने हार ली है. तो इसी बुलेटिन बोर्ड पे ये न्यूज़ भी थी कि हम जो है जो फ्रांस है वो प्रूशिया से हार चुका है. Then there was another line on page 3 which is important, which is in fact very important, जिसमें लिखा है When school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and the closing of desk, lessons repeated in unison,
very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. So ये जो सीन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इस पूरे को याद कर लें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कूल में यूजुअल सीन क्या हुआ करता था. सो इन कुछ लाइन में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यूजुअल सीन जो था वो क्या था. उस सीन में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शोर हो रखा होता था स्कूल में, डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग सुनाई देती थी हर जगह, बच्चे तेज से लेसन्स बोल रहे होते थे, और जो टीचर का रूलर है वो टेबल पे उसकी आवाज आ रही होती थी. सो ये एक यूजुअल सीन था जो कि अब चेंज हो चुका था बिकॉज ऑफ द प्रूशियन annexation. Now let's look at another line. On page 3 of your book, it's written, "We were beginning without you." So Mr. Hamill says these lines to Franz, कि we were beginning without you. Now it is important to note that in these lines there is an irony. ये line ironical कैसे है? क्योंकि ये actually एक lesson begin नहीं कर रहे थे, ये actual में अपना last lesson जो है उसे wind up कर रहे थे. So it is an irony because यहाँ पे कोई भी नया लेसन स्टार्ट नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे शुरू नहीं करने वाले थे. वी वर एक्चुअली गोइंग टू फिनिश आवर वेरी लास्ट लेसन. उसके बाद देयर इज अनदर लाइन जिसमें लिखा है, एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक इंट्रोडक्टरी बुक होती है, ऐसी बुक जो हम सेशन के या क्लास के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, एकदम बिगिनर्स की जो बुक होती है. अब यहाँ पे भी एक आयरनी है. कैसे? क्योंकि जो हमारा लास्ट लेसन है, एक ऐसा लेसन जिसमें हम आखिरी बार ये क्लास ले रहे हैं, उसमें जो टीचर है वो वाली बुक लेकर आया है जो कि एक्चुअल में सबसे पहली बुक है, जो हम सबसे पहले अपनी क्लास की सबसे पहले बुक पढ़ते हैं, वो वाली बुक लेकर आया है. सो इट इज एन आयरनी. उसके बाद पेज नंबर 4 पे एक और लाइन है जिसमें लिखा है, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. ये जो lines हैं ये they gives an insight to the human psychology. कैसे? कि जब किसी चीज को हम खोने वाले होते हैं, हमें तभी उसकी वैल्यू समझ में आती है. सो एट दिस पॉइंट जब वो फ्रेंच लैंग्वेज और आगे पढ़ ही नहीं सकते थे, जब आगे कोई लेसन होने ही नहीं वाला था, तब जो वो बच्चे हैं, जो फ्रांस है, वो सॉरी फील कर रहा है कि मैंने कभी ध्यान से पहले पढ़ा नहीं, मैंने कभी अपनी पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं दिया, और आज उसे इतना बुरा लग रहा है. Now on the page 7 of your book there is a line in which it is written, "Will they make them sing in German, even the pigeons?" So in these lines, the narrator is asking or is wondering कि जो Prussians हैं वो क्या pigeons को भी German में बोलने को कहेंगे. So in these lines, जो इतने innocently जो narrator एक question put कर रहा है, उसमें there is a satire. Satire कैसे? कि जैसे cooing जो है वो pigeons की identity है, वो उनकी पहचान है, जिस तरीके से पिजन्स बोलते हैं वो उनकी एक पहचान है और उनसे वो कोई छीन नहीं सकता. इट कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट. सिमिलरली जो फ्रेंच है वो एल्सेस और लॉरेन के लोगों की पहचान है. इट इज देयर आइडेंटिटी एंड इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर देम टू अडॉप्ट जर्मन लैंग्वेज ऑल ऑफ अ सडन. सो देयर इज अ सटायर, क्योंकि जैसे हम पिजन्स की आइडेंटिटी, हम पिजन्स की लैंग्वेज उनसे नहीं ले सकते, वैसे ही हम फ्रेंच की आइडेंटिटी, फ्रांस के लोगों की लैंग्वेज उनसे नहीं ले सकते. नाउ देयर इज अनदर लाइन ऑन द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर जिसमें लिखा है, विवेला फ्रांस. विवेला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. दिस इज रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज. नाउ दिस इज हाउ Mr. M. Hamill bids farewell.
तो जब वो अपना लास्ट लेसन कंप्लीट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लास्ट लेसन कंप्लीट कब होता है? जब जो चर्च की बेल है वो बजने लग जाती है। चर्च की बेल बजने का मतलब है कि now you have to finish this lesson and the Prussians will take over now. Now when it is time to finish the lesson, जो मिस्टर एम हैमिल है ही गेट्स वेरी इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते। Instead what he does is he writes these words on the blackboard। वो blackboard पे ये word लिखते हैं और अपने hand के action के साथ वो अपनी क्लास को dismiss कर देते हैं। This is how the chapter ends and this is how the last lesson of Mr. Hamill ends. So friends, that was all for today. Please do not forget to attempt the questions which are given in the description box. इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के नोट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ फॉर द नोट्स join our telegram group. I hope you liked the video and enjoyed the video. So please like and subscribe. Thank you.